चलो तो बेटा आज सबसे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, फॉर्मेट डिस्कस कर लेते हैं, फॉर्मेट के साथ ही आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता जाएगा। बस हमने इसमें करा क्या था, हमने ये चीज़ देखी थी कि पूरा का पूरा क्वेश्चन हमें अलग अलग टुकड़ों में सॉल्व नहीं करना, पूरा का पूरा क्वेश्चन हमें एक ही फ्लो में सॉल्व करना है। क्वेश्चन हम रीड करते जाएंगे और क्वेश्चन का जो भी आइटम जहाँ रिलेवेंट होगा उसको वहाँ पे हम डालते जाएंगे। तो आपके देखो लैंडस्केप नोटबुक मिलेगी आपको, तो एक पेज तो आप फॉर्मेट रखना किसके लिए, ऑपरेटिंग के लिए। तो आप यहाँ लिखना ए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं, सब पूरे पूरे नाम लिखना है आपको। ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब देखो मैं तो यही बना देता हूँ, इतने में आ जाएगा मेरे ख्याल से। चलो इधर ही ले लेते हैं। आप एक काम करना, फिर नेक्स्ट पेज की जो स्टार्टिंग आप करोगे उस पे आप लिखना कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और देखो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ज़्यादा आइटम नहीं है, टोटली 9 आइटम है। ठीक है, तो ज़्यादा जगह आपको ज़रूरत होगी नहीं, तो थोड़ा एक अपने हिसाब से मार्जिन 30-40% पेज रख लेना और उसके बाद नीचे बना देना क्या, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, और उसके बाद आप थर्ड पेज पे भी थोड़ा स्पेस रखना, क्योंकि अगर क्वेश्चन बड़ा हुआ, हालांकि इतना बड़ा तो आता नहीं है, बट अगर अपना जो लास्ट का वो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग क्लोजिंग कैश वाला काम है, अगर वो यहीं हो जाता है तो बहुत बढ़िया, नहीं होता तो उसके लिए थोड़ी सी स्पेस हमें और लगेगी। तो थर्ड पेज पे भी आप थोड़ी सी ऊपर से 4-5 लाइन का स्पेस रखना और उसके बाद अपने वर्किंग नोट स्टार्ट कर देना। ठीक है, अब देखो एक एक की बात कर लेते हैं हम। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में सबसे पहले क्या आता है, नेट प्रॉफिट बिफोर नोट नंबर 1। अब नोट नंबर 1 ये लो, इधर बना देता हूं मैं। नोट नंबर 1, सर नोट नंबर 1 में क्या आता है, नोट नंबर 1 में सबसे पहले आएगा आपका प्रॉफिट। ठीक, तो प्रॉफिट के लिए आप क्या लोगे, प्रॉफिट के लिए आप लोगे क्लोजिंग प्रॉफिट एंड लॉस माइनस ओपनिंग प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, इसके बाद इसमें आपको क्या ऐड करना है, ट्रांसफर टू रिजर्व। सर ट्रांसफर टू रिजर्व कैसे निकलेगा, अगेन वही, उस रिजर्व का क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, उस रिजर्व का आप कर दोगे क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो आपको पता चल जाएगा कि इस साल हमने कितना रिजर्व्स में ट्रांसफर किया है। अगर एक से ज़्यादा रिजर्व्स हों तो उन सभी रिजर्व्स को भी आप ऐसे ही ट्रांसफर टू रिजर्व कर देना। ठीक है, यहाँ पे और क्या क्या आइटम आते हैं, डिविडेंड आ जाएगा सारा। ठीक है, एक मिनट बात करते हैं डिविडेंड की। देखो एक चीज टैक्स वाली, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का या पेड, करंट ईयर का, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड फॉर करंट ईयर, तो यहां हम ऐड कर देंगे प्रोविजन फॉर टैक्स मेड फॉर करंट ईयर। ठीक है, इसके बाद से डिविडेंड वाली बात, एक तो प्रपोज डिविडेंड, आप याद रखना बेटा अच्छे से मेरी बात, प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर का कोई काम का नहीं है, चाहो तो क्वेश्चन में कट कर देना करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड। ठीक है, लास्ट ईयर का प्रपोज डिविडेंड ही आपको काम आएगा, लास्ट ईयर का प्रपोज डिविडेंड यहां ऐड हो जाता है और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हो जाता है माइनस। ठीक है, प्रपोज डिविडेंड पेड, तो यहां आप ऐड कर दोगे प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर। ठीक है, सर इंटरिम डिविडेंड अगर दिया हुआ है, इंटरिम डिविडेंड इस साल का, क्योंकि प्रपोज डिविडेंड तो क्या होता है कि ये साल खत्म होता है, फिर नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर प्रपोज किया जाता है कि हम लास्ट ईयर के प्रॉफिट में से कितना डिविडेंड बांटना चाहते हैं। तो ये जो फाइनल डिविडेंड होता है ये तो साल के बाद में पता चलता है, बट इंटरिम डिविडेंड मतलब क्या, साल के बीच में डिविडेंड, वो तो इसी साल पता है। तो इंटरिम डिविडेंड जो है वो आएगा आपका करंट ईयर का। ठीक है, इसके अलावा बेटा अगर प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड है तो वो भी यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और ये सब डिविडेंड जो आपने यहाँ ऐड किए हैं, ये सब डिविडेंड पेड के नाम से फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लेस हो जाएंगे। क्लियर है बात। अब इसके बाद यहाँ पे एक आइटम माइनस भी होता है, क्या, बिल्कुल ठीक, टैक्स रिफंड या रिफंड ऑफ टैक्स एक ही बात है। ठीक, इसके बाद आपको जो प्लस माइनस करके डेटा मिलेगा
वो कहलाता है आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और वो प्रॉफिट यहां से ये प्रॉफिट उठ के कहां चला जाएगा, यहां पर। कोई दिक्कत इतनी बात में? कोई दिक्कत नहीं। इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम वाली बात भी मैं ऐड कर देता हूं। सर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉसेस ऐड होंगे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम्स लेस होगी। सर याद नहीं रहता, ये याद नहीं रहता आपको, ये चीज़ तो याद रहती है। यहाँ पे इसके बाद क्या लिखते हो, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। इसके अंदर हमने कुछ चीज़ें ऐड की थी और कुछ चीज़ें लेस की थी, याद है? अजीब अजीब सी चीज़ें समझ नहीं आए, वो अजीब अजीब से नाम सारे, वो सब यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। और लेस क्या होना था, लेस होने थे 4 आइटम, वैसे 5 है टोटल, पर 4 आइटम मेन क्या है, रेंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव्ड और इंटरेस्ट रिसीव। रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, और एक था गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो इसका उल्टा लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स तो यहाँ आना ही है। एक मिनट बेटा, यहाँ पे एक आइटम और, डिक्रीज इन प्रोविजंस, ठीक है? ये आइटम भी देखो, इसको आप है ना और बढ़िया करना चाहो ना तो इसको आप अंदर लिख के भी एक साथ बाहर ले जा सकते हो, तो आपकी कैलकुलेशन और सिंपल हो जाती है। ये सारे आइटम लेस वाले हैं तो इन सबको ऐड करके एक साथ ही यहाँ कर देना माइनस। कोई दिक्कत? अब बेटा यहाँ पे आपको ये बात याद आ गई ना, गेन लेस हो रहे हैं, लॉस ऐड हो रहा है, वो की वही बात आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में लगा देना। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉसेस ऐड, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन्स इनकम्स लेस, ठीक है? तो यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉसेस हम कर देंगे ऐड और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन्स हम कर देंगे लेस। क्लियर है बेटा ये बात? ठीक है? इसका रेस्पेक्टिव ट्रीटमेंट अगर वो ऑपरेटिंग से रिलेटेड है तो लास्ट से लास्ट में आप टैक्स पेड करते थे ना, उसके बाद माइनस, और यहाँ माइनस है तो वहाँ प्लस किया जाता है, यहाँ प्लस है तो वहाँ माइनस किया जाता है, अगर वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है तो। अगर वो इन्वेस्टिंग से रिलेटेड है तो यहाँ माइनस तो वहाँ इन्वेस्टिंग में प्लस। मतलब क्या करना है आपको, ये जो आइटम आपने लिखा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये रेस्पेक्टिव जिस एक्टिविटी को बिलोंग करता है वहाँ पे जाके इसका रिवर्सल होने वाला है, ठीक है? 1-2 मैं क्वेश्चन में अभी ले लूँगा आगे, अभी छोड़ो इसको, अभी बस इतना सा ध्यान रख लो, इतनी सी बात, ठीक है? अब इधर आ जाते हैं। सर ये लेस वाला आइटम तो हो गया हमारा सारा। ऐड वाले आइटम्स में क्या क्या थे? डेप्रिसिएशन, मैं जगह कम है तो थोड़ा सा स्लैश करके लिख रहा हूँ, आप इंडिविजुअल इसको लिखेंगे। डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, ठीक है? अमोर्टाइजेशन ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स, ठीक है? गुडविल रिटर्न ऑफ, हाँ वो अमोर्टाइजेशन में कायदे से वैसे तो सब चीज़ें आ चुकी है, ये गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, नो हाउ, जो भी इंटेंजिबल एसेट्स है उन सबका वैल्यू जो डेप्रिशिएट हुआ है उसी को कहा जाता है अमोर्टाइजेशन। तो वो सब चीज़ें यहाँ आ जाएगी। और बताओ यहाँ पे वो अजीब अजीब सी चीज़ें, इंक्रीज इन प्रोविजन, बहुत बढ़िया, और अजीब अजीब से नाम, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स या लॉस ऑन इशू ऑफ सिक्योरिटीज, तो लॉस ऑन इशू ऑफ सिक्योरिटीज और प्रीमियम पेएबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, बिल्कुल ठीक, प्रीमियम पेएबल ऑन रिडम्पशन ऑफ, वो लेस होता है बेटा गेन, ये रहा गेन, ठीक है? और हाँ वो बेटा लॉस एक ही बात आ गई है, डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। सबसे इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट पेड, और इंटरेस्ट पेड यहाँ पे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों का आता है, ध्यान रखना। मतलब आपने लॉन्ग टर्म लोन्स लिया है, मतलब डिबेंचर्स, बैंक लोन वगैरह, उनका इंटरेस्ट भी यहाँ ऐड होगा, और बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट या कोई शॉर्ट टर्म लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट भी यहाँ ऐड होगा, ठीक है? और कुछ बचा है? हो गए ऑलमोस्ट तो सारी चीज़ें, ठीक है? तो जो भी अजीब सी चीज़ें हों उसको एक बार थोड़ा देख लेना, जनरली वो सब इधर ही आती है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हो तो फिर ध्यान रखना पड़ेगा। चलो अब देखो, बढ़िया प्रेजेंटेशन देने के लिए आप चाहो ना तो इसको यहीं पे अंदर ही अंदर ऐड करके बाहर एक साथ ऐड कर दो, इसको अंदर ही अंदर ऐड करके एक साथ बाहर लेस कर दो, आपका कैलकुलेशन और सिंपल हो जाएगा। अदरवाइज सारे आइटम यहाँ बाहर रहते हैं
तो शायद थोड़ी सी दिक्कत आपको आ सकती है। प्रेजेंटेशन आपके हाथ की बात है, बस ऐसा करो नीट एंड क्लीन, ठीक है। चलो अब इतना काम हो गया, तो इसके बाद जैसे ही हम इसको प्लस माइनस करते हैं हमें क्या मिलता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। ठीक, अब इसमें सर वर्किंग कैपिटल के एडजस्टमेंट हमें करने हैं। वर्किंग कैपिटल मतलब क्या, करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज। तो देखो करंट एसेट करंट लाइबिलिटी के लिए मैंने क्या कहा था सर, बस एक चीज ध्यान रख लो आप, डिक्रीज इन असेट क्या होगा, ऐड। डिक्रीज इन असेट होगा, करंट असेट होगा ऐड, इसका उल्टा इंक्रीज इन करंट असेट हो जाएगा लेस। और इसी में एक आइटम और सेम प्लस होगा क्या, पूरा इसका उल्टा, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, तो माइनस हो जाएगा डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज। इनको अंदर कर दो, ठीक है, प्लस माइनस, और उसके बाद इसका भी डेटा उठा के बाहर लिख दो, ठीक है। सर यहाँ पे आप डिक्रीज इन करंट असेट, इसको डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, डिक्रीज इन करंट असेट ऐड हो रहा है, एक आइटम याद हो गया, बाकी सब चीज़ें उल्टी करके निकाल लेंगे। अदरवाइज इसके लिए मैंने एक स्टॉक वाला आपको ही बताया था सर, करंट असेट में कोई भी ले लो सर, स्टॉक ले लिया, स्टॉक बेचोगे तो क्या होगा, कम होगा और पैसा आएगा। तो डिक्रीज इन स्टॉक से, डिक्रीज इन स्टॉक कब होगा, जब बेचोगे, तो डिक्रीज इन स्टॉक की वजह से क्या हो रहा है, इनफ्लो, इनफ्लो इनफ्लो ऐड, आउटफ्लो आउटफ्लो माइनस। वैसे ज़्यादा बेटर है, एक टर्म ऐसे याद रही जाती है, इतनी प्रैक्टिस हमने कर ली, तो डिक्रीज इन करंट एसेट हमें वैसे भी डायरेक्ट ध्यान अब रह जाता है, तो इसका रिवर्सल करके हम ये फ्रेम कर लेते हैं। और इसके लिए मैंने क्या कहा था, इसको कर लो साइड में, इस आइटम को ऐसे लिख दो साइड में, फिर एक एक आइटम पढ़ते जाओ, हाँ ये करंट एसेट है, ये प्लस, अच्छा ये डिक्रीज हो रही है, ये ऐसा होगा, ये इंक्रीज हो रही है, ऐसा होगा, वो करके यहाँ पे लिख दो। यहाँ एक बादल बना देता हूँ या खोपड़ी बना देता हूँ। याद है कुछ आइटम मैंने कहे थे जो करंट एसेट करंट लाइबिलिटी में यहाँ मत करना, जैसे कि एक तो बैंक ओवरड्राफ्ट, एक कैश क्रेडिट, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट कहाँ जाएगा, फाइनेंसिंग में। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट यहाँ मत करना, इंक्रीज डिक्रीज, क्यों, क्योंकि वो एंड में जाएगा, ठीक। मार्केटेबल सिक्योरिटीज को कैश इक्विवेलेंट के बराबर हम मानते हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटी या करंट इन्वेस्टमेंट, तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज या करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और कोई आइटम, और कोई आइटम, यही थे बस, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, करंट इन्वेस्टमेंट और कैश। इन सबको आपको यहाँ कंसीडर, इन सबको आपको यहाँ कंसीडर नहीं करना, इन सबको कहाँ कंसीडर करना है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो लास्ट में, और बैंक ओडी और कैश क्रेडिट कहाँ, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, ठीक है। सर इसके अलावा अगर शॉर्ट टर्म लोन दे रखा होगा आपको, लाइबिलिटी साइड में शॉर्ट टर्म लोन दे रखा होगा, तो सर शॉर्ट टर्म लोन भी क्या है आपका, लोन है छोटे टर्म के लिए, तो वो भी आप यहाँ कंसिडर नहीं करोगे। शॉर्ट टर्म लोन्स भी आप कहाँ कंसिडर करोगे, यहाँ। ये दोनों आपके शॉर्ट टर्म लोन ही है, बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब जो भी प्लस माइनस आता है इसको यहाँ करने के बाद ये जो आपको मिलता है इसे हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, नेट नहीं, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अगर ये नेगेटिव आता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, यूज्ड इन, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और नेगेटिव में आता है तो कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसमें से हम माइनस कर देते हैं क्या, टैक्स पेड। टैक्स पेड जैसे आप इसमें से माइनस करते हो तो आपको मिल जाता है नेट कैश जनरेटेड ऑब्लिक यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। पॉजिटिव आया तो जनरेटेड, नेगेटिव आया तो यूज्ड इन। क्लियर है इतनी बात। अब वैसे सर यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन हमने एडलेस किए हैं, अगर ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड होता तो फिर ये यहाँ पे टैक्स पेड के बाद यहाँ पे हम इसको इसका उल्टा कर देते, इधर प्लस था तो इधर माइनस, उधर माइनस था तो इसका प्लस। हालांकि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाला इतना ज़्यादा आपको आने के चांस नहीं है, वो एक इंश्योरेंस कंपनसेशन ऑफ प्रीमियम रिसीव्ड वो वाला एक पॉइंट आपको दिया था, तो वो 2-4 पॉइंट्स हैं कुछ, तो वो अपन पहले कंसेप्ट देख लें पूरा, उसके बाद उनको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है।
चलो, तो ये बन गया आपका पूरा क्या, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। फाइनल वाले कॉलम में सिर्फ ये फाइनल अमाउंट जाना चाहिए आपका बस, ठीक है। और ये ओपन है, ये वाला जो कॉलम है ना ये आखिरी तक ओपन है, आखिरी में जाके इसको बंद करेंगे लास्ट वाले को। और ये वाला जो कॉलम है इसको एक एक्टिविटी का, दूसरी एक्टिविटी का, तीसरी एक्टिविटी का, ठीक है। इनर कॉलम में हम एक एक्टिविटी का टोटल, दूसरी का टोटल, तीसरी का टोटल करेंगे और उनको आउटर कॉलम में पहुंचाएंगे। और आउटर कॉलम में तीनों एक्टिविटीज का ऐड करके टोटल, फिर उसके बाद ओपनिंग ऐड करेंगे तो क्लोजिंग आ जाएगा, ठीक। और भी कोई एक्स्ट्रा करना हो तो वो अंदर आप ऐसे कर सकते हो, इसमें प्रेजेंटेशन अच्छा दिखता है और कोई बात नहीं है, ठीक है। ये जो आइटम आपने अंदर लिखे इनको डायरेक्ट यहाँ भी लिख सकते थे, कोई टेंशन नहीं है, चलेगा। प्रेजेंटेशन आपके हाथ की बात है, ठीक। चलो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की हम बात करें। अभी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ को याद रखने के लिए मैंने क्या बताया था आपको, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ को याद रखने के लिए मैंने क्या बताया था, 3 चीज़ें, 3 भी क्या 2 चीज़ें, फिक्स एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। क्या बताया था मैंने आपको, फिक्स एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। फिक्स एसेट्स दोनों तरह की लेनी है, टेंजेबल भी और इनटेंजेबल भी। सर सीधी बात, एसेट बेचा तो पैसा आएगा जाएगा, सेल करोगे कोई चीज बेचोगे तो बदले में पैसा मिलेगा ना, इनफ्लो। इनफ्लो मतलब ऐड, तो प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ टेंजेबल फिक्स एसेट्स, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ इनटेंजेबल फिक्स एसेट्स, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो मैं लिख देता हूं एक ही बार में, प्रोसीड, तुम अलग अलग लिखना, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ टेंजेबल फिक्स एसेट्स, इनटेंजेबल फिक्स एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट यहां नहीं आएंगे, ठीक है। सर इसके बाद अगर इनको आपने खरीदा तो पैसा जाएगा, अगर परचेज करोगे तो आउटफ्लो। तो सर परचेज करोगे, परचेज ऑफ टेंजेबल फिक्स एसेट्स, इनटेंजेबल फिक्स एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, परचेज करोगे तो पैसा जाएगा, आउटफ्लो मतलब माइनस, ठीक है। अब सर इन्हीं तीनों चीजों की वजह से जो रिटर्न्स आ रहे हैं उनको भी कंसीडर कर लो। सर टेंजेबल फिक्स एसेट्स, बिल्डिंग ले ली मैंने, तो बिल्डिंग को अगर मैं किराए पे, तो बिल्डिंग को किराए पे ही चढ़ाओगे उससे तो एक ही इनकम मिलेगी आपको, क्या मिलेगी, रेंटल इनकम। तो सर इंटरेस्ट, रेंट रिसीव होगा या देना पड़ रहा है, रिसीव होगा, तो रेंट रिसीव और सब पैसा आ रहा है तो ऐड इनफ्लो। सर इनटेंजेबल फिक्स एसेट्स, रेंट इनटेंजेबल से तो क्या है, और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट से क्या रिटर्न्स। सर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अगर आपने शेयर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है तो डिविडेंड मिलेगा, और आपने अगर उधार दे रखा है तो इंटरेस्ट मिलेगा। तो रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव और डिविडेंड रिसीव्ड, ठीक है। बस इनको प्लस माइनस करके निकाल देना, क्या निकल गया तुम्हारा, नेट कैश जनरेटेड, नेगेटिव आए तो यूज्ड इन फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और ये जो फाइनल आंसर आपका आया है, इस फाइनल आंसर को आप क्या कर दोगे, आउटर कॉलम में लेकर चले जाओगे। क्लियर है बात, क्लियर है बेटा अच्छे से बात। वर्किंग्स अभी हमें डिस्कस करनी है इनकी सारी, तो वो सारे वर्किंग नोट बताता जाऊंगा और उसका सीधे आपको बता दूंगा ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ठीक है। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की हम बात करें तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर क्या, सर फाइनेंस, फाइनेंस से रिलेटेड शेयर्स, डिबेंचर्स, लोन्स, शेयर्स, डिबेंचर्स, लोन्स की बात कर रहा है ये, ठीक है। सर शेयर इशू करते हो तो पैसा आता है या जाता है, आता है, तो प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर। सर शेयर्स इशू करेंगे तो पैसा आएगा, इनफ्लो, ठीक है। सर 100 का शेयर 110 में इशू किया, 10% प्रीमियम पे इशू किया, तो पैसा कितना आएगा, 110। तो सर यहाँ पे फेस वैल्यू और अगर प्रीमियम है तो प्रीमियम भी ऐड होके आता है, ठीक है। सर बोनस शेयर्स, फ्री में शेयर्स बांटे तो उसकी वजह से पैसा आ रहा है क्या, नहीं, तो बोनस शेयर्स की वजह से इनफ्लो नहीं होता, ठीक है। सर शेयर्स का वैसे बायबैक तो यहाँ आएगा नहीं अपने यहाँ, मतलब दिया नहीं होता अपने को। प्रेफरेंस शेयर्स की बात करें तो प्रेफरेंस शेयर्स को भी इशू किया तो पैसा आया। अगर सर प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम किया तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, तो पैसा जाएगा। सर अगर आपने प्रीमियम पे रिडीम किया, जैसे मान लो 105 रुपए पे रिडीम किया, तो पैसा भी 105 रुपए के हिसाब से जाएगा,
ठीक है, ये बात ध्यान रखना। एक चीज़ और ध्यान रखना इसमें, सर मान लो मैं एक ही शेयर की बात कर रहा हूँ, मान लो एक शेयर है 100 रुपये का, ठीक है, 20% प्रीमियम पे इशू किया तो 20 रुपीज़ और मिले मुझे, और क्वेश्चन में बोला सर 1 रुपये पर शेयर का मैंने ब्रोकरेज पे किया, तो -1, क्योंकि वो पैसा तो हाथ में नहीं आ रहा। सर शेयर इशू एक्सपेंस लग गया मेरा 1 रुपये पर शेयर का, तो -1, हालांकि वो अमाउंट में देगा तो वो कंसिडर कर लेना। तो ध्यान क्या रखना है सर, कितने के शेयर थे, अगर प्रीमियम पे इशू किया तो कितना पैसा एक्स्ट्रा मिला, और सर शेयर इशू एक्सपेंस जो भी आपके लगे या जो ब्रोकरेज कमीशन, अंडरराइटिंग कमीशन वगैरह आपका लगा, तो वो पैसा आपको देना पड़ रहा है, तो नेट उतना पैसा आपके पास कम आ रहा है। तो ये ध्यान रखना, इशू प्राइस प्लस प्रीमियम माइनस ब्रोकरेज, अंडरराइटिंग कमीशन वगैरह, और माइनस शेयर इशू एक्सपेंस। नेट शेयर्स इशू करके कितना पैसा हाथ में आया वो लेना है, नेट शेयर्स रिडीम करके कितना पैसा हाथ से गया वो लेना है। क्लियर है बात? बहुत बढ़िया। चलो सर, अब शेयर्स के बाद हम बात करें डिबेंचर्स, तो उसमें भी सेम बात है, प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर्स तो पैसा आया, और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स तो पैसा गया। क्लियर है बात? क्लियर है बात? चलो सर, इसके अलावा लोन्स की बात करें तो लोन्स दोनों तरह के, लॉन्ग टर्म भी और शॉर्ट टर्म भी। सर लोन लोगे तो पैसा आएगा जाएगा? आएगा। तो लोन टेकन पैसा आया, और रीपेमेंट ऑफ लोन, रीपेमेंट ऑफ लोन पैसा गया। कोई दिक्कत इतनी बात में? क्लियर है सर? अब शॉर्ट टर्म लोन्स की बात करें तो लॉन्ग टर्म लोन्स, वैसे दोनों तरह के लोन आ गए, बट शॉर्ट टर्म लोन क्या, वो बैंक ओडी वो सीसी के नाम से देगा, तो उसको कैसे डील करना है? सर बहुत बेसिक सेंस लगाना है आपको, बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट भी एक तरह का लोन ही है। अगर बताओ पहले मेरे बैंक ओडी थे 5,000 के, अब हो गए 7,000 के, पहले थे 5 के अब हो गए 7 के, इसका मतलब क्या सर, पहले मुझे बैंक को 5,000 पे करना था, अब 7,000 पे करना है, 2,000 ज़्यादा पे करना है। क्यों पे करना है? 2,000 ले लिए होंगे ना उससे